जय हिंद साथियों, मैं अनूप सिंह A to Z क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, हम लोग देख रहे हैं वर्णमाला में हम लोगों ने स्वरों का कुछ पार्ट देख लिया था। आज हम लोगों को पढ़ना था स्वरों के भेद। साथियों, जो भी लोग चैनल से नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन जब भी आप लोगों के पास जाए तब आप उसको देख सकें। साथियों, हम लोग बात करने वाले हैं आज स्वरों के भेद के बारे में। आप सभी को यही मालूम होगा कि स्वरों के 3 भेद होते हैं। स्वरों के भेद के बारे में आप सबको यही मालूम होगा अभी तक कि स्वरों के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। लेकिन स्वरों के भेद कई आधारों पर पूछे जाते हैं। हम आज बात करने वाले हैं 5 आधारों पर स्वरों के भेद, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, एज इट इज पूछे जाते हैं। आप लोग केवल यही जान रहे होंगे कि ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, ऐसा नहीं है। कई आधारों पर स्वरों की गणना की जाती है। तो स्वरों के भेद के बारे में हम लोग अगर बात करते हैं तो पहला पूछा जाता है मात्रा के आधार पर। मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है, ये हो जाएगा। जिह्वा के आधार पर कितनी होती है, तालब या तालु के आधार पर कितनी होती है, नासिका के आधार पर कितनी होती है, ओठों की स्थिति के आधार पर कितनी होती है, ये सब स्वरों के भेद होते हैं। तो आइए हम लोग एक एक करके बात करते हैं स्वरों के भेद के बारे में। अगर हम पहली बात करें स्वरों का भेद के बारे में, पहला मात्रा के आधार पर क्या हो जाएगा, मात्रा के आधार पर, मात्रा या उच्चारण के आधार पर, मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वरों के भेद कितने होते हैं। मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वरों के भेद कितने होते हैं, तो ये होते हैं 3। आज नाग पंचमी के दिवस पर दूध पिलाए हैं कि नहीं, पिलाए होंगे। हम तो आज कई लोगों का स्टेटस देखे हैं कि नाग पंचमी की बधाई सब दिए थे, तो उनकी गर्लफ्रेंड सब गुस्सा हो गई थी, पता नहीं क्यों। आप लोग भी विश किए ही होंगे। चलिए बात करते हैं मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वरों के भेद के बारे में। तो 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो ह्रस्व स्वर होते हैं, दीर्घ स्वर होते हैं और प्लुत स्वर होते हैं। ह्रस्व स्वर और दूसरा होता है दीर्घ स्वर, और तीसरा होता है प्लुत स्वर। ये 3 होते हैं, ठीक है, ये 3 होते हैं। अब आइए एक एक की बात करते हैं ह्रस्व स्वर के बारे में। एक एक चीज हम लोग जानते चलते हैं। पहला है ह्रस्व स्वर। क्या होता है ह्रस्व स्वर? साथियों, नोट्स बना रहे हैं कि नहीं, एक बार नोट्स बनाते चलिए, ठीक है, नोट्स बनाते चलिए। बहुत ही बेहतरीन आप लोगों का नोट्स तैयार होगा, इतना यकीन रखिए। ह्रस्व स्वर, इसी को हम कहते हैं, इसी को हम एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। एक मात्रिक स्वर, इसी को हम लोग मूल स्वर के भी नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, मूल स्वर के भी नाम से जानते हैं इसको। इसी को हम लोग लघु स्वर के भी नाम से जानते हैं। ये अलग अलग सब नामों से क्वेश्चन पूछा हुआ है, इतना ध्यान रखिएगा। लघु स्वर के भी नाम से इसको जानते हैं, ठीक है, लघु स्वर। इसको छोटा स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, छोटा स्वर भी इसको कहते हैं, छोटा स्वर, ठीक। तो ये सब सारा नाम नोट करते हुए चलिएगा। ह्रस्व स्वर, एक मात्रिक स्वर, मूल स्वर, लघु स्वर, छोटा स्वर, इतने नाम से इसको जाना जाता है। अगर हम इसकी परिभाषा की बात करते हैं तो इसमें एक मात्रा का स्वर लगता है, इसमें एक मात्रा का समय लगता है, इसमें एक मात्रा का समय लगता है। इसलिए इसे एक मात्रिक स्वर कहते हैं, ठीक है। एक मात्रा का समय लगता है, इसीलिए इसको एक मात्रिक स्वर कहते हैं। हम लोगों ने कल देखा था स्वरों की संख्या 11 होती है। अब इसमें ह्रस्व स्वर में कितने स्वर आते हैं, तो ह्रस्व स्वर में 4 स्वर आते हैं। इसकी संख्या 4 होती है। कितनी होती है, तो इसकी संख्या 4 होती
है। ठीक, कौन कौन सी होती है आइए नोट करते हुए चलते हैं। पहला होता है अ, दूसरा होता है छोटी ई, तीसरा होता है उ और चौथा होता है री। ये 4 प्रकार के हमारे ह्रस्व स्वर होते हैं। ठीक, ये 4 प्रकार के हमारे ह्रस्व स्वर होते हैं। इतने नामों से इनको जाना जाता है। ये सारा कुछ आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग बात करते हैं दीर्घ स्वरों के बारे में। किसकी बात करते हैं? दीर्घ स्वरों के बारे में। तो दीर्घ स्वरों में यहीं पे हो जाएगा दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वरों के बारे में बात करते हैं, इसकी संख्या कितनी होती है एक बार कमेंट जरा करिए। दीर्घ स्वरों के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसकी संख्या कितनी होती है? दीर्घ स्वरों के बारे में तो ये होता है द्विमात्रिक। दीर्घ स्वर द्विमात्रिक इसको कह सकते हैं। इसको गुरु स्वर भी कह सकते हैं। क्या कर सकते हैं? तो गुरु स्वर भी कह सकते हैं। इसको बड़ा स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बड़ा स्वर भी कहते हैं। और इसको संयुक्त स्वर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं अभी सब मालूम चल जाएगा। संयुक्त स्वर भी इसको कहा जाता है। इतने नामों से इसको जाना जाता है। इसमें 2 मात्रा का समय लगता है। क्या लगता है? इसमें 2 मात्रा का समय लगता है, इसलिए इसको द्विमात्रिक स्वर कहा जाता है। ठीक, क्या कहा जाता है? तो द्विमात्रिक स्वर, द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। ठीक, बाकी बची संख्या के आधार पर अगर बात करते हैं, संख्या कितनी होती है तो इसकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। लीजिए आपका तैयार हो गया। हम लोगों ने एक मात्रिक की बात की तो 4 संख्या होती है, इसकी संख्या 7 होती है। कितनी होती है? 7 होती है। 2 मात्रा का समय लगता है, इसलिए इसे द्विमात्रिक कहते हैं। संयुक्त स्वर भी इसे कहते हैं। अभी सब मालूम चल जाएगा। ठीक, इतना नोट कर लिए होंगे। आइए देखते हैं कि कौन कौन से इसमें होते हैं। तो अ, ई, उ, री के अलावा बाकी सभी स्वर इसी में आ जाएंगे। वो कौन कौन से हो जाएंगे? तो ये हो जाएगा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, आए, ओ और औ। ये कुल कितने हो गए? ये 7 स्वर हो गए जो दीर्घ स्वर की गिनती में आते हैं। ठीक, ये 7 स्वर हो गए। अब दीर्घ स्वरों में 2 भेद होते हैं। एक होता है मूल दीर्घ स्वर होता है, पहला मूल दीर्घ स्वर होता है, और दूसरा होता है विजाती। एक होता है सजाती दीर्घ, एक होता है विजातीय दीर्घ। एक होता है मूल दीर्घ स्वर और एक होता है संयुक्त दीर्घ स्वर, संयुक्त दीर्घ स्वर। ठीक है, आइए जानते हैं इसको कैसे। 2 भेद होते हैं इसके। पहला कौन सा होता है? तो सजातीय होता है। कौन सा? सजातीय दीर्घ, सजातीय दीर्घ स्वर, सजातीय दीर्घ। साथ ही साथ इसका और एक नाम है मूल दीर्घ। क्या नाम है? मूल दीर्घ इसका नाम है। बबुआ नोट करते हुए चलिएगा, बहुत मेहनत लग रहा है। ठीक, मूल दीर्घ इसको कहते हैं। इसी को सादा दीर्घ के भी नाम से जानते हैं। क्या? सादा दीर्घ के भी नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, सजातीय दीर्घ स्वर, मूल दीर्घ स्वर, सादा दीर्घ स्वर। इसकी संख्या कितनी होती है? तो इसकी संख्या 3 होती है। कौन कौन सी होती है? तो ये होता है आ, बड़ी ई और उ। ठीक, आइए देखते हैं कि कैसे ये सजातीय दीर्घ स्वर और मूल दीर्घ स्वर कहलाते हैं। तो ये जो आ, ई, उ होते हैं, ये किससे बने होते हैं? अपने ही जाति के स्वर से बने होते हैं। जैसे देखिएगा, आ कैसे बना है? अ प्लस अ से आ बना है। ठीक, अ प्लस अ से आ बना हुआ है। ई कैसे बना है? तो ई प्लस ई से बना हुआ है। क्या बना हुआ है? ई बना हुआ है। उ कैसे बना है? तो उ प्लस उ से बना हुआ है। उ प्लस उ से बना हुआ है। ठीक है, ये उ प्लस उ से बना हुआ है। ये बात करते हैं। अब बात करते हैं इसके दूसरे की। दूसरा क्या हो जाएगा? विजातीय, विजातीय दीर्घ, विजातीय दीर्घ, या फिर इसको और कौन से नाम से जानते हैं? संयुक्त दीर्घ। संयुक्त मतलब योग, इसका मतलब ये योग से बना होगा। संयुक्त दीर्घ, संयुक्त दीर्घ, या फिर इसको मिश्रित दीर्घ के भी नाम से जानते हैं। किसको? मिश्रित दीर्घ। अब देखिए, मिश्रित दीर्घ हो गया, संयुक्त दीर्घ हो गया, विजातीय दीर्घ हो गया। अब इसकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। 3 इधर निकल गया, 7 होती है कुल, तो 4 इसमें आ जाएंगे। और वो कौन कौन से आ जाएंगे? तो ए आ जाएंगे, ए आ जाएंगे, ओ आ जाएंगे और
औ आ जाएंगे। ठीक, ए, ऐ, ओ और औ ये कैसे बनता है? तो अ प्लस ई से क्या बनता है? अ प्लस ई से ए बनता है। अ प्लस उ से अ प्लस ए से ऐ बनता है। अ प्लस ए से ऐ बनता है। अ प्लस उ से ओ बनता है। अ प्लस ओ से क्या बनता है? अ प्लस ओ से औ बनता है। ठीक, इसीलिए देखिए अपने समान स्वर के साथ नहीं ये बन रहा है, इसीलिए इसको विजातीय दीर्घ कहते हैं या फिर संयुक्त दीर्घ कहते हैं। ये अपने ही जैसे स्वरों से बन रहा है तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं? सजातीय कहते हैं, मूल दीर्घ कहते हैं। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई दीर्घ स्वर के बारे में। अब आइए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट डाउन करते हुए तो आप चल ही रहे होंगे। अब हम लोग जानते हैं कि प्लुत स्वर क्या होता है। ठीक है, प्लुत स्वर क्या होता है? प्लुत स्वर की बात करते हैं। तीसरा कौन सा है? प्लुत स्वर है। प्लुत स्वर। अब प्लुत स्वर के बारे में देखिएगा, इसी को हम लोग त्रिमात्रिक स्वर के भी नाम से जानते हैं। त्रिमात्रिक स्वर। त्रिमात्रिक स्वर, इसमें इसकी परिभाषा लिख लीजिए। इसमें तीन मात्रा का समय लगता है, इसलिए इसे त्रिमात्रिक स्वर या फिर प्लुत स्वर कहते हैं। ठीक है, कहते हैं। ये हो गया प्लुत स्वर। अब इनकी संख्या की बात करते हैं तो इनकी संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या 8 होती है। ठीक है, अभी तक आप लोग यही जान रहे होंगे कि ये ऐसे कुछ होता है तो वो होता है ओम, जान रहे होंगे ओम। ठीक है, ओम करके, ठीक, एक ऐसे होता है। ठीक, तो ओम करके आप जान रहे होंगे कि जो बोला जाता है बहुत लंबे समय तक ओम, तो इसका उच्चारण किया जाता है तो वो प्लुत स्वर होता है। लेकिन इनकी संख्या 8 होती है। वो कौन कौन सी होती है? तो स्वर पहले आइए हम आपको समझाते हैं स्वर के माध्यम से। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये हमारा क्या हो गया? 11 स्वर होते हैं। इन 11 स्वरों में 8 की संख्या क्या है? ये प्लुत है। अब प्लुत कैसे है? जब इसका उच्चारण लंबे समय तक होता है तो लंबे समय तक होता है तो जो ह्रस्व होता है वो दीर्घ में बदल जाता है। जैसे अगर हम ई की बात करते हैं तो इसका उच्चारण यदि लंबे समय तक किया जाए तो ये दीर्घ में बदल जाएगा। जैसे ई बोलने के लिए झटके से बोलते हैं ई, लेकिन वही उसी ई को लंबे समय तक बोलें तो ये दीर्घ में बदल जाता है। तो ई, तो इसका मतलब ये तो नहीं होता है। ठीक, अब आइए, अब ऐसे ही अगर हम ऊ की बात करते हैं तो ऊ को अगर लंबे समय तक बोला जाए, ऊ को लंबे समय तक बोला जाए तो वो दीर्घ में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? दीर्घ में। जैसे ऊ, ठीक है, तो जब ऊ को ही लंबे समय तक बोला जाता है तो ये दीर्घ में बदल जाता है। ठीक, अब देखिए कितने बच गए? 2 2 4 2 6 2 8 1 9। अब एक इसमें से और नहीं होता है। वो कौन सा होता है? तो वो होता है अ, आ, ई, उ, री। री एक ऐसा है जिसका दीर्घ नहीं होता है। ठीक, जो इसका दीर्घ होता है, इसका भी दीर्घ होता है, लेकिन जब इसका दीर्घ होता है तो ये संस्कृत में ये चला जाता है, हिंदी का ये नहीं रह जाता है। ठीक है,
न री का प्रयोग हिंदी में होता है, न ही री का जो दीर्घ होता है इसका प्रयोग होता है। इसीलिए अब इसको भी हटा देंगे। पूछा जाता है क्वेश्चन, ये री से पूछा जाता है, ठीक है, तो इसका मतलब ये भी हट गया। तो हमारे पास बचा कौन सा? अ बचा। अ को कितना ही लेट तक करिए, इसका दीर्घ ये है लेकिन अ ही रहेगा, अ से आ नहीं हो जाएगा। तो अ हो गया, आ हो गया, ई हो गया, उ हो गया, ए ऐ ओ औ। ये कुल 8 इनकी संख्या है। जैसे उदाहरण अगर लेना चाहें तो उदाहरण ले लीजिए, ठीक। जैसे कोई दूर है उसको बुला रहे हैं, अगर मुकेश नाम का है उसको बुला रहे हैं, ए मुकेश, तो मुकेश देखिए मुकेश, तो ये इसमें आ गया। जाओ, ओ देखिए इसमें आ गया। ओम में ही ले लीजिए, ओम। राम आ गया ना। तो ऐसे ही ये सारे लंबे समय तक उच्चारण यदि किया जाता है तो ये सारे वर्ड इसमें आ जाते हैं, प्लुत स्वर में आ जाते हैं, ठीक है। दूर स्थित किसी को बुलाने के लिए इन सब का प्रयोग किया जाता है, ठीक। या फिर ऐसे ओम का जैसे याद करने के लिए भगवान जी को। तो ये हो गया स्वरों के भेद मात्रा या उच्चारण के आधार पर 3 होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे साथियों। ये अभी हम लोग स्वरों के भेद केवल एक आधार पर देखे हैं, मात्रा या फिर उच्चारण के आधार पर। अभी 4 आधारों पर ये स्वरों के भेद बाकी हैं, उसको हम लोग करेंगे कल के सेशन में। साथियों, यदि क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और जो भी लोग चैनल से जुड़ रहे हैं, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो भाई और लोगों को, अपने साथियों को ले आइए, जोड़िए, दिखाइए, शेयर कीजिए अन्य ग्रुपों में। आप लोगों से यही निवेदन है। मिलते हैं साथियों नए सेशन में, इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।